Ready. So welcome to Dikshant IAS. My name is रोहित कुमार. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग बीपीएससी पीटी टेस्ट सीरीज का एक्सप्लेनेशंस कर रहे हैं और हम लोगों ने पिछले क्लास में बीपीएससी टेस्ट सीरीज 2 और 3 को हम लोगों ने कंप्लीट किया था. आज टेस्ट 4 का एक्सप्लेनेशंस हम करेंगे. तो समय को बिना गवाए हुए, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है, तो शुरू करते हैं आज का प्रथम क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं. तो पहला जो क्वेश्चंस है जिसकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं खास करके, ये है आपका अवध से संबंधित, यानी कि मॉडर्न इंडिया का ये प्रश्न है. तो मॉडर्न इंडिया में कहता है कि अवध की जो स्वायत्ता राज्य की स्थापना की, यानी कि अवध का जो इंडिपेंडेंट राज्य है, स्वतंत्र राज्य है, की स्थापना किसके द्वारा किया गया था. ऑप्शन है निजाम उल मुल्क के द्वारा, शहादत खान के द्वारा, उसके बाद बजाहत अली के द्वारा, और एक है ए में है आपका शहादत खान बुरहान उल मुल्क के द्वारा. कभी कभी आपके एग्जाम में प्रश्न के तौर पर कभी कंफ्यूजन होगा. निजाम उल मुल्क तो हैदराबाद से संबंधित है आपका. तो ये शहादत जो खान थे, ये शहादत खान बुरहाना उल मुल्क, उन्होंने पहली बार अवध को एक स्वायत्ता राज्य के रूप में स्थापना किया था, यानी अवध को स्वतंत्र राज्य के रूप में घोषित करवाया था. तो इस प्रश्न का उत्तर का राइट आंसर जो है ए होगा, इसका ए का. दूसरा प्रश्न पर चलते हैं. दूसरा क्वेश्चन आपका है आपके सही क्रम से बताने के लिए. तो कहता है कि सही क्रम में लगाइए बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव और विश्वनाथ राव. आप लोगों ने एंग्लो मराठा वॉर के बारे में पढ़ा होगा और आपने मराठा साम्राज्य के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे. और उस साम्राज्य में सबका क्रम था, शिवाजी से लेकर बालाजी हुए, बालाजी प्रथम हुए, बाजीराव हुए. बाजीराव मस्तानी नामक एक फिल्म भी थी, आपको पता ही होगा. तो सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले इनमें से कौन आए? तो सबसे पहले आए बालाजी विश्वनाथ, यानी कि बालाजी विश्वनाथ इसके प्रथम होंगे आपका, यानी कि पहला हम बालाजी विश्वनाथ, दूसरा बाजीराव प्रथम आए, तीसरा बालीजा ये आए आपका बालाजी बाजीराव है, फिर विश्वास राव आए. तो ये क्रम जो है क्रमशः रूप से है. तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इसका होना चाहिए. नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट प्रश्न आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1799 की कहानी है, 1799. आप लोगों ने सब्सिडी अलायंस के बारे में पढ़ा होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा सहायक संधि के बारे में, आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में पढ़ा होगा. तो 1799 में एंग्लो मैसूर वॉर चल रहा था. सबसे पहले मैं बता दूं, एंग्लो वॉर मैसूर वॉर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. लास्ट एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और टीपू सुल्तान के मृत्यु के बाद जो है टीपू का जो लगभग 7 जितनी भी संपत्ति, आधा राज्य जो है खास करके वो अंग्रेजों के अधीन में चला जाता है. और ज्यादातर भी जो कुछ बचे हुए जो राज था वो हैदराबाद निजाम के पास चला जाता है, क्योंकि हैदराबाद भी अंग्रेजों के साथ ही लड़ रहा था. तो ये दोनों आपस में भाग लेते हैं. उसके बाद एक वंश आता है जिसका नाम था अडयार. तो ये एक प्रश्न पूछ रहा था कि 1799 जो मैसूर के जीतने के बाद आधे राज्य को पुनः उसके पुराने राजवंश को दे दिया गया. वो राजवंश कौन था? वो राजवंश कौन था? 4 ऑप्शन दिए. अब चालुक्य और वैगी तो होगा नहीं, ये बहुत पहले की कहानी है. चालुक्य वैगी मेडिवल से पहले की कहानी, या मेडिवल इसको आप कह सकते हैं, है ना. तो आपके पास 2 ऑप्शन है, वडयार और अडयार. वडयार और अडयार. यहां पर कौन सा वंश होगा? अडयार वंश होगा, यानी कि ये इसका सही उत्तर है. तो उसका पुराना जो वंश है अडयार वंश, उसके वंशज को वापस दे दिया जाता है. और हैदर अली ने राज्य को, हैदर अली जो है जिसने हैदर अली ने उस राजा से छीना था, तो पुराना जो शासक था जो उस शासक को दे दिया जाता. तो राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, अडयार. नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत का एक प्रभावशाली वर्ग चेट्टी. चेट्टी था. आपको चेट्टी के बारे में आप लोगों ने बहुत सारी कहानियां पढ़ी होगी. भारत के प्रथम फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर जिन्होंने पहला बजट पेश किया 49 में
करीब करीब 47 की बात कर रहा हूं, 47 में वो थे आपका आर के शानमुखम चेट्टी, शानमुखम सेठी। तो वैसी चेट्टी जो है एक दक्षिण भारत के खास करके जो साहूकार समिति से ये खास करके साहूकार जो कम्युनिटी के लोग होते हैं, जिसे आप साधारण भाषा में बनिया कम्युनिटी भी कहते हैं। तो चेट्टी दक्षिण भारत के एक साहूकार वर्ग है, या फिर रायतावाड़ी व्यवस्था जो लागू होने के बाद इस वर्ग को किसानों ने बहुत शोषण किया था, बहुत इसके बारे में। तो ये दक्षिण भारत के एक जो प्रभावशाली वर्ग है, वो कौन सा वर्ग है? आपके साहूकार वर्ग है, आपका साहूकार वर्ग है। कभी कभी प्रश्नों को आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। 5 क्वेश्चन क्या कहता है? पागलपंथी के बारे में। पागलपंथी सुना होगा कभी कभी आप साधारण भाषा में, पागलपंथी है ये तो, पागलपंथी, पागलपंथ, जैसे कबीरपंथी होते हैं वैसे एक पागलपंथी यानी पंथ है ना। जैसे कि आपको रविदास के पंथ वाले हुए, रविदास के मानने वाले रविदास पंथी, रैदास पंथी हुए, कबीर के मानने वाले कबीर पंथी हुए। वैसे एक पागल पंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय है, एक ऐसा धार्मिक, वो संपूर्णतः संप्रदाय नहीं है लेकिन अर्ध धार्मिक संप्रदाय है ये खास करके। और ये संप्रदाय जो है चलाया गया था उस वक्त, है ना, कर्मशास के द्वारा चलाया गया था ये संप्रदाय खास करके। तो पागलपंथी विद्रोह चलाया गया, आरंभ कहां से हुआ? 5 की अगर हम बात करें तो इसका आरंभ कहां हुआ? कर्म शाह द्वारा, हाजी श्रेहतुल्ला द्वारा, टीपू सुल्तान द्वारा, सरायत अली के द्वारा। तो पागलपंथी किसके द्वारा चलाएगा? अब पागल पंथ एक अर्ध धर्म संप्रदाय जिसके बारे में हमने बताया, तो कर्म शाह ने ये चलाया था संप्रदाय को, संप्रदाय जिसे कर्म शाह ने चलाया था। लेकिन उसका उत्तराधिकारी टीपू ने धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित होकर इसे विद्रोह कर दिया। तो आप कह सकते हैं कि प्रश्न पागलपंथी का विद्रोह चलाया गया किसके? तो टीपू सुल्तान के द्वारा चलाया गया। लेकिन प्रश्न पूछता कि पागल पंथ का एक और धार्मिक संप्रदाय जिसे किसके द्वारा चलाया गया? तो कर्म शाह के द्वारा चलाया। तो प्रश्न ये नहीं पूछ रहा कि किसके द्वारा, पागलपंथी विद्रोह चलाया गया था टीपू सुल्तान के द्वारा। आप कह सकते हैं इस समय टीपू सुल्तान के द्वारा यह विद्रोह कर दिया गया था इसका। तो ये सी इसका आंसर होगा। भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम को 1882 में रद्द कर दिया गया। 1882 में क्या किया गया? रद्द किया गया। अब यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन देख लेते हैं क्या है भाई। तो भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1882 के तहत रद्द किया। हिंदी में इसको अंग्रेजी में इसको वर्नाकुलर एक्ट कहते हैं। वर्नाकुलर एक्ट 1882 में रिपन द्वारा ये भारतीय भाषा जो समाचार पत्र अधिनियम को रद्द कर दिया गया। उससे पहले लीटन नामक जो गवर्नर वो हुआ करता था, खास करके जिसका कह सकते हैं कि वायसराय हुआ करता था, उसने वर्नाकुलर एक्ट लगाया था, भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम लगाया था। उसके जस्ट बाद रिपन साहब आए, उसको रद्द कर दिया। जब भारतीय भाषा के समाचार पत्रों पर, अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों पर शासन की स्वतंत्रता दे दी गई थी। तो मतलब कह सकते हैं कि इस भाषा में क्या राइट आंसर होगा कि भारतीय भाषा के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दी गई थी बाद में जब इसको रद्द किया गया था। लेकिन पहले क्या था? पहले ये था कि आप अखबार जो है हिंदी में, तमिल में, तेलुगु में, वर्नाकुलर लैंग्वेज में नहीं छापेंगे, आप अपना समाचार पत्र किस में छापेंगे? अंग्रेजी भाषा में छापेंगे। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 6 का आपका ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। प्रश्न आपका मॉडर्न इंडिया से पूछा जा रहा है। तो मॉडर्न इंडिया के ज्यादातर प्रश्न जो है आपको आसान होंगे अगर आपने वो अच्छी तरीके से पढ़ा है तो, ठीक है। चलिए आगे, क्वेश्चन कहता है 1857 का विद्रोह। आप सभी को पता होगा 1857 के विद्रोह के बारे में। यह विद्रोह के बाद बंगाल, मद्रास तथा बंबई प्रेसिडेंसी में यूरोपियन तथा भारतीय सैनिकों की संख्या का अनुपात रखा गया। आपको पता होगा कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, पहली स्वतंत्रता आंदोलन के तौर पर 1857 की क्रांति के बारे में कहा जाता है। 1857 की क्रांति के बारे में बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों ने, बड़े बड़े खास करके राइटर ने उसका अलग अलग नाम दिया। तो जब 1857 की क्रांति हुई तो क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत को छीन लिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि आप व्यापार मात्र करो, है ना, भारत पर शासन मत करो। शासन करेगी ब्रिटिश की पार्लियामेंट करेगी, रानी के नाम पर करेगी, इसलिए उसको एक वायसराय बनाया। वायसराय जो होता है रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो जब 1857 की क्रांति जब हुई तो उसके बाद अंग्रेज सेना जो है पुनर्गठन किया,
क्योंकि उनको लग रहा था कि भाई फिर से ऐसी क्रांति ना हो जाए, तो एक कमीशन बनाती है जिसका नाम था पील कमीशन का गठन होता है। कौन सा कमीशन था? वो पील कमीशन का गठन होता है आपका, पील कमीशन। और ये जो पील कमीशन के तहत जो है जितने भी प्रेसिडेंसी था, जैसे आपके बंगाल हुआ, मद्रास हुआ, बंबई हुआ, उन सभी प्रेसिडेंसी में सेनाओं का अनुपात रखा गया। जैसे मान लिया कि प्रेसिडेंसी बंगाल प्रेसिडेंसी है तो वहां पर 1:2 रखा गया। उसी प्रकार से मतलब कि 1:2 यानी कि इंडियन एक होगा, 2 इंडियन होगा, एक अंग्रेज पार्ट होगा, दूसरा आपका 2 भाग आपका भारतीय सेना होगी। 1:3 रखा गया आपका बॉम्बे में, आपकी मद्रास में। 1:3 रखा गया आपका कहां? ये रखा गया आपका बंबई में। तो इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर क्या है? 1:2, 1:3, 1:2, है ना। कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। 1:2, 1:3, 1:3 इस तरीके से रखा गया, तो बी इसके सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर, कुशल अक्रमण्यता की नीति से कौन संबंधित है? कुशल अक्रमण्यता की नीति। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है कुशल अक्रमण्यता की नीति। आपने लॉरेंस का नाम सुना होगा, जॉन लॉरेंस का नाम से संबंधित है ये आपका। तो ये नीति है आपका जॉन लॉरेंस के नाम से संबंधित ये नीति है कि अक्रमण्यता की नीति से संबंधित आपका कुशल अक्रमण्यता की नीति जॉन लॉरेंस से संबंधित है इसके बारे में। ठीक है, भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई थी विधानसभा में बम मारने के लिए, काकोरी कांड में लिप्त होने के लिए, लाहौर षड्यंत्र कांड के लिए, कानपुर षड्यंत्र कांड के लिए। किसके लिए भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई थी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप बताइए। तो एक बात बता दूं कि विधानसभा में, या फिर आप कह सकते हैं कि जब उन्होंने बम फेंका था तो उस वक्त किसी की हानि नहीं हुई थी। वो अंग्रेजी सत्ता को सुनाना चाहता था, बताना चाहता था, विरोध करना चाहता था। लेकिन बम इनकी फांसी की सजा इसलिए हुई थी कि उस वक्त आपको याद होगा कि कांड हुआ था। कौन सा कांड? लाहौर में षड्यंत्र किया गया था। सॉन्डर्स का नाम सुना होगा, सैंडर्स जो हत्याकांड के बारे में आप जानते हो, लाहौर षड्यंत्र के कारण भी कहा जाता है। तो सैंडर्स को इन लोगों ने हत्या कर दिया था क्योंकि सैंडर्स ने लाला लाजपत राव पर लाठी बरसाया और कुछ ही दिनों के बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। तो इन लोगों ने सैंडर्स की हत्या का प्लान किया था, उसकी हत्या कर ली दी थी। इसीलिए लाहौर षड्यंत्र के लिए ये भगत सिंह को फांसी की सजा दी जाती है। भगत सिंह को फांसी की सजा दी जाती है। ठीक है, आगे के प्रश्नों पर चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 10 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में भारत दस्तकारों और शिल्पकारों के पतन के प्रमुख कारण क्या थे? ये तो साधारण सी ही बात है, आपको पता होगा कि जितने भी भारत के 2 दस्तकार थे, शिल्पकार थे, आर्टिफिक्स जितने भी वो थे, आर्ट्स वाले जितने भी थे, हैंडीक्राफ्ट से लेकर, वो लोग पतन में सबसे पहले आपको पता होगा कि भारत का जो रॉ मटेरियल है, कच्चा पदार्थ है, इंग्लैंड जाता था और इंग्लैंड से मशीन से निर्मित चीजें भारत आती थी, जिसके कारण से भारत की वस्तुकला, या कह सकते हैं कि भारतीय शिल्प कला का काफी पतन हुआ। ब्रिटेन, यूरोप में भारतीय वस्तुओं का आयात और उच्च आयात पर शुल्क लगा दिए गए, है ना। भारत में रेलवे का विकास हुआ जिसके कारण अंग्रेजी सामानों को की पहुंच देश के आंतरिक भागों तक हो गई। परिणाम तो ये होगा कि भारत का जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, भारत का जो इंडिजिनियस प्रोडक्ट था, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है, जिसके कारण से भारतीय दस्तकारों और शिल्पकारों की स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है और वो पूरी तरीके से पतन हो जाती है। यानी कि तीनों स्टेटमेंट इसके क्या है? सही है। तो सी इसके सही उत्तर होंगे, है ना। उसी प्रकार से हम 11 नंबर पर बात करते हैं। 11 नंबर में कहता है कि अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? अखिल बंगाल सविनय, अखिल बंगाल सविनय की बात करते हैं तो अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद जो है का गठन, अब रविन्द्रनाथ टैगोर है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी है, सत्येंद्रनाथ मंडल है, ये सभी इसके नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है इसमें नहीं भाग लिए थे। J.M. सेन गुप्ता हुआ करते थे जिन्होंने इस अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद की स्थापना की थी, है ना, खास करके इस आंदोलन को बेहतर तरीके से चलाने के लिए। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर। हम चलते हैं आपका 12 की तरफ। 12 क्रिप्स मिशन के बारे में जानते हैं। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन, है ना, 1942 में क्रिप्स मिशन आया था।
तो क्रिप्स मिशन के साथ वार्ता कांग्रेस का क्या प्रयास रहा? क्रिप्स मिशन का मकसद क्या था? 1942 में जब क्रिप्स मिशन आया तो उसका मकसद ये था कि कांग्रेस के साथ हम बातचीत करेंगे, बातचीत पर जोर देंगे। वायसराय को लगा कि भाई यहां पर इनके साथ बात करके रक्षा सदस्य और इन सभी चीजों को मुद्दे पर बात किया जाए, है ना। तो पहला ऑप्शन है वायसराय सर्वप्रथम अपनी कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्ति करे, भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करी। ये बात तो नहीं थी भाई, डोमिनियन स्टेटस देना चाहता था। सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा किया गया, ये भी बात सही नहीं था, है ना। भारत सचिव पद का समाप्त कर दिया, ये भी नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? ये है कि वायसराय पहली बार इस मिशन के तहत जो है अपनी कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। ये इसके सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। नूनीज एक पुर्तगीज, अब यहां पर देखिएगा, कहता है कि नूनीज जो एक पुर्तगीज यात्री हुआ करता था, भारत आया था। कब आया था? तालीकोटा के युद्ध के समय, तालीकोटा के युद्ध के बाद, तालीकोटा के युद्ध से पहले, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साहब सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो नूनीज है, नूनीज एक पुर्तगाली है, पोर्चुगीज है। बहुत सारे भारतीय में वेनसांग आए, हर्षवर्धन के तैयार में, फाहियान आया चंद्रगुप्त द्वितीय के दौरान में। आप वैसे ही आपको वास्को डी गामा भारत आया 1498 में। वैसे ही नूनीज जो कि एक पुर्तगाली था, वो यात्री था, वो उस समय के कृष्णदेव का नाम सुना होगा। तो अच्युत देव राय, कृष्णदेव राय का ही वंशज थे अच्युत देव राय। उसके समय में तालीकोट का युद्ध हुआ था। तालीकोटा का युद्ध के युद्ध के से पहले ही, ये युद्ध के बाद नहीं या युद्ध के समय नहीं, युद्ध से पहले ही ये भारत में आए थे। तो ये तालीकोटा का युद्ध संबंधित है आपका, आप कह सकते हैं कि विजयनगर सम्राट से संबंधित है आपका। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा कि इस समय नहीं, इससे पहले, यानी कि सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि सल्तनत काल में एक पद जो सरजानदार किससे संबंधित है? सरजानदार, है ना। क्वेश्चन नंबर हम 14 की बात कर रहे हैं, है ना। तो आपको पता है कि हर राजा का अपना अपना अंगरक्षक होता है। प्रधानमंत्री का अंगरक्षक है, मुख्यमंत्री का अंगरक्षक होता है, प्रेसिडेंट का अंगरक्षण तो उस जमाने में भी सबका अंगरक्षक होता है। तो सुल्तान जो होते थे, सुल्तान जो गद्दी पर थे, उनका अपना अंगरक्षक के रूप में। तो अंगरक्षक का जो नायक है उसी को सरजानदार कहा जाता था उस जमाने में। तो लोगों को उधार देकर उनका हिसाब रखना जी नहीं, सुल्तान के अंगरक्षकों का नायक होता था। बहुत सारे नायक, उसका जो होगा ना हेड कैपिटन आपका, तो वो हुआ करता था सरजानदार। तो 20 का सही उत्तर है आपका, 20 का सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है अदाबुल हर्ब का सुजात किस लेखक की रचना है? बहुत सारे ने अपनी अपनी रचनाएं की, है ना। तो यहां पर आपको अगर बात करें कि अदाबुल हर्ब और सुजात किस लेखक की रचना है। अब देखिए यहां पर ये चीज समझिएगा कि बहुत सारे युद्ध कला और बहुत सारे जो युद्ध से संबंधित कुछ महत्व के बारे में, इसके बारे में बात की है अदाबुल हर्ब सुजात के बारे में। तो उस समय में जो अदाबुल हर्ब और सुजायत और फक मुदाबिर की रचना है आपका, तो ये कह सकते हैं कि इसका सही उत्तर क्या है? ये है आपका 15 का की अगर हम बात करें तो इसका सही उत्तर क्या है आपका? ये सी है, फक मुदाबिर। फक मुदाबिर की रचना है जिसका नाम है अदाबुल हर्ब सुजात। इसके अंदर में क्या लिखा गया है? युद्ध से संबंधित कला के बारे में बात किया कि युद्ध कितने प्रकार के होते हैं, युद्ध कैसे दिखाए जाते हैं, समारिक समर यानी कि युद्ध के मैदान में किस तरीके से हम भालेबाजी से लेकर तलवारबाजी करते हैं, ये सारा चीज इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट है आपका भक्ति काल। भक्ति काल के बारे में आपको पता होगा, पद्मावती का नाम सुना होगा, है ना। पद्मावती जो है और सुरसरी नामक महिलाएं किस संत की शिष्या थी? पद्मावती की कहानी आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा होगा आप लोग, है ना। तो पद्मावती जो है, तो इस जमाने में सबसे प्रमुख एक गुरु हुआ करते थे जिनका नाम था रामानंद। तो रामानंद जो प्रथम थे वो भक्ति सुधारक, प्रथम भक्ति सुधारक के रूप में रामानंद को माना जाता है। हिंदी के बहुत बड़े पहले माने जाते हैं रामानंद को। तो रामानंद के
ईश्वर की आराधना को घर की महिलाओं के लिए कहा कि महिलाएं भी ईश्वर की आराधना कर सकती हैं, कहीं पर भी रहकर कर सकती हैं, घर में रहकर कर सकती हैं। महिलाओं को अपनी शिष्यों के रूप में स्वीकार भी किया उन लोगों ने, जैसे मीरा 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 तो रैदास उनके हुए, रैदास उनके गुरु थे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, है ना, ये सब आप लोगों ने, मीरा की बहुत सारी रचनाएं आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी वो मीरा। तो पद्मावती और आपका सुरसरी जो नामक महिलाएं थी वो रामानंद जी के भक्त हुआ करती थी। तो ये 16 का ए राइट आंसर है, 16 का ए सही है आपका। मच्छीवाड़ा का युद्ध कब हुआ और किसके मध्य हुआ? बहुत सारे युद्ध पढ़ा होगा। मच्छीवाड़ा का युद्ध है, लुधियाना के निकट एक जगह है जिसका नाम है मच्छीवाड़ा। लुधियाना यानी कि पंजाब में ये जगह है आपका। उस समय मुगल के शासक 1500 के आसपास दिख ही रहा है आपको, 1500 में। तो उस वक्त मुगल के गद्दी पर हुमायूं हुआ करते थे और हुमायूं अफगान की सेना से युद्ध कर रही होती है। हुमायूं और अफगान की सेना के बीच में युद्ध हुआ और इसमें मुगल विजय होता है। और आपको पता होगा कि हुमायूं गद्दी पर बैठता है, हुमायूं को कैसे शेरशाह सूरी मार भगाता है। आपका चौसा का युद्ध और बिलीग्राम के युद्ध के बारे में आपको पता ही होगा। तो ये जो मच्छीवाड़ा है लुधियाना में है और 15 मई 1555 को ये युद्ध हुआ था। यानी कि 15 मई 1555 से, अब ये देखिए 1556 में अकबर साहब आएंगे, ये तो है ऐसे भी गलत है आपका। तो 1555 से लेकर हुमायूं और अफगान के बीच में ये मध्य हुआ। तो इसका सही उत्तर सी होगा। 18 का 17 का सही उत्तर सी होगा। अब चलिए 18 मेडिवल में चल रहे हैं, अकबर से संबंधित, अकबर की बात करेंगे। अकबर की दक्षिण नीति मूलतः क्या थी? अकबर की जो दक्षिण नीति मूलतः रूप से क्या थी, इसके बारे में चर्चा करना। क्वेश्चन नंबर 18, अकबर की दक्षिण नीति मूलतः रूप से क्या थी? साम्राज्यवादी, धार्मिक प्रसार, सुलह, उपयुक्त में से कोई नहीं। अकबर की दक्षिण राज्य के प्रति जो है साम्राज्यवादी की नीति थी। साम्राज्यवाद के अधीन में सबको कब्जा करना चाहते थे, मिलाना चाहते थे। तो इसका सही नीति क्या होगा? साम्राज्यवाद की नीति आपका। जाहिर सी बात होगा, सुलह का तो नीति है नहीं, राजा है, साम्राज्यवाद की नीति होगा। भारत को एक संगठित राष्ट्र के रूप में प्रदान करना चाहता था वो, इसीलिए दक्षिण भारत को भी भारत में मिलाना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है संविधान से संबंधित। आपका 19 का क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा का प्रारूप समिति का गठन होता है 28 अगस्त 1947 को। मैं आपको बता दूं कि संविधान सभा सबसे महत्वपूर्ण समितियों में से एक प्रारूप समिति हुआ करता था। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की स्थापना होती है आपका। प्रारूप समिति के बारे में आप सभी जानता है, जो कि तैयार करता है संविधान का रूपरेखा और ढांचा को तैयार करता है आपका, जिसमें नए संविधान के प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी। और उसके हेड कौन थे? BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर उसके चेयरमैन थे। तो 29 अगस्त आप कह सकते हैं कि 29 अगस्त 1947 को यह प्रारूप समिति का गठन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 पर चले, है ना। चलिए 20 नंबर क्या कहता है? 20 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? ये बहुत आसान सवाल है आपका, आपको पता ही होगा कि मौलिक अधिकार तो रटा हुआ ना चाहिए। संविधान के आर्टिकल 12 से लेकर 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स है। तो कह रहा है कि शोषण के विरोध का अधिकार कहां से कहां तक है साहब? तो शोषण का विरोध के अधिकार 23 से 24 के बीच में है। समता का अधिकार कहां से कहां तक है? तो 14 से लेकर 18 के बीच में है। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार कहां से कहां तक है? 25 से लेकर 28 तक में है आपका। ग्राम पंचायत का गठन, तो ग्राम पंचायत फंडामेंटल राइट्स नहीं है, तो डी इसका अंतर होगा आपका। उच्च न्यायालय द्वारा मृत्युदंड से दंडित किस व्यक्ति को किया जा सकता है? किसी व्यक्ति को किया जा सकता है। आपको बता दो कि हमारे भारत के संविधान के आर्टिकल 72 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है किसी भी व्यक्ति के मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। तो राष्ट्रपति जो है क्षमा दान कर सकता है आपका। तो क्या होगा 21 का राइट आंसर? 21 का ये होगा कि राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है, प्रधानमंत्री नहीं देगा, राष्ट्रपति देगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। 22 कहता है कि संविधान
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित क्षेत्र तथा जनजातीय क्षेत्र में नामित किया गया है? आपको पता होगा कि हमारा संविधान का भाग जो 10 है, टोटल मिला के 22 भाग है, तो 10वां जो भाग है और 10वां भाग के आर्टिकल 244 की अगर हम बात करें तो उसमें ऐसे क्षेत्र की बात की है जो अनुसूचित है, यानी कि शेड्यूल एरिया की बात किया गया है आपका, और वो शेड्यूल ट्राइब से संबंधित चीजों के बारे में बात किया, उसके प्रशासन, उसके व्यवस्था के बारे में बात किया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा इसका? तो इसका सही उत्तर 244 होगा आपका। 244 के अंदर में यह बात कही गई है। किस संविधान संशोधन के तहत प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है? ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ऐसे प्रश्न आपके कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्या है भाई? तो किसके, तो आपको याद होना चाहिए कि हमारे संविधान का संशोधन हुआ था, 86 संशोधन हुआ था, और उस संशोधन के तहत मैं बता दूं 2002 की कहानी है। 2002 में संविधान में बदलाव किए गए थे। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, और उस एक्ट के तहत एक संविधान में एक फंडामेंटल राइट्स में शब्द जोड़ा गया था 21 का एक, और 21 के एक के तहत ही प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में दी गई थी। तो 20 का 23 का बी राइट आंसर होगा, है ना। उसी प्रकार से 24 की तरफ चलते हैं। 24 क्या कहता है? 24 कहता है कि संविधान के 21 के तहत किस अनुच्छेद में सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान की बात की है? भाग 21 की बात कर रहा है, पार्ट 21, 22 पार्ट टोटल है, 21 पार्ट की बात कर रहा है कि 21वां पार्ट क्या बात करता है? तो मैं आपको बता दूं कि इसमें 371 है, आर्टिकल 371 से लेकर आर्टिकल 371 के आई से लेकर जे तक, आई टू जे तक 12 राज्यों से संबंधित विशेष प्रावधान की बात की है, यानी कि स्पेशल स्टेटस। बिहार भी चाहता है बिहार को भी स्पेशल स्टेटस मिले, लेकिन आपको नहीं मिला। तो यहां पर कह सकते कि अनुच्छेद 371 के एफ के तहत, एफ यानी इसके तहत जो है, अनुच्छेद 371 के एफ के तहत संविधान में 21 पार्ट में तहत उसको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। लास्ट 25 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था की संकल्पना किया गया है? बहुत सिंपल है, आपको पता है 73rd संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज के बारे में बात की गई थी, यानी पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता दिया गया था, और उस मान्यता के तहत कौन सा पार्ट? 9वां पार्ट, यानी कि ए इसके सही उत्तर है। तो इस तरीके से ये सबसे प्रमुख है जिसके बारे में हमने 25 क्वेश्चन की चर्चा किया। बाकी के वीडियो के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।